हे एवरीवन, कैसे हो सब। अभी आपका इग्नू का एमपीएस यानी मास्टर की एग्जाम चल रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस वालों का भी एग्जाम हो चुका है, 2 एग्जाम, जिसमें से एमपीएस 2 एंड 1 का हुआ है और आपका 23rd को एमपीएस 4 का एग्जाम है। तो वैसे मैंने इसमें 35 क्वेश्चंस करवा रखे हैं और मैंने पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाया था। एंड 12 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार रिपीट हुए, मतलब उसी में से मैंने यहाँ पे जो 12 है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसको भी एक बार देख के चले जाना। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, 1-2 क्या हो सके कहीं यही पेपर आ जाए, क्योंकि जो एमपीएस मैंने 2 करवाया था उसमें के सारे क्वेश्चन आया, बस क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा चेंज किया, बट आया सब है। तो यहाँ मैं 12 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड है हर बार, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप देख के जाना। इसके जो नोट्स है मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, ठीक है। जो बच्चे ग्रुप से ज्वाइन नहीं है वो ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इससे पहले जो 35 क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने बनाई है उसमें मैंने 30 तक डिस्कस किया है, तो आप उसको वॉच नहीं किया हो तो उसको वॉच करना, ठीक है। और या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी तो आप नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ के चले जाओ, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे वही टॉपिक जो है कवर करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। क्योंकि अभी आपका सिलेबस करने का तो इतना टाइम नहीं है, तो अभी आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करके चले जाओ। एंड इसको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, क्योंकि रट्टा मारते हो तो वो भूल जाते हैं, और वैसे भी आप मास्टर के स्टूडेंट हो तो समझ सकते हो कि आप चीज़ों को खुद से मतलब सेम करके लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि नागरिक समाज की आवश्यक विशेषता, यानी कि डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद द स्टेट, यानी कि राज्य जो है स्टेट है इसके संबंध के साथ, मतलब जो आपका जो नागरिक समाज है ना, सिविल सोसाइटी, तो इसका जो संबंध है, इसका जो रिलेशनशिप है स्टेट के साथ वो कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करें सिविल सोसाइटी की। तो सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बोथ पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी। जो आपका पॉलिटिकल यानी राजनीतिक विज्ञान और जो समाजशास्त्र दोनों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखो ये जो है ना, नागरिक समाज जिसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी, ये ना अपनी स्वेच्छाओं से संगठन बनाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, ये अपने मतलब अपनी मर्जी से ये बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो पहचान होती है अक्सर मतलब नागरिकों की जो सार्वजनिक और जो सामूहिक कार्यवाही होती है उसके स्थान के रूप में ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है? पहला है आपका वॉलंटरीज, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं स्वैच्छिकता। इसमें ये है कि जो नागरिक है, जो सिविल सोसाइटी है, ये ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, अपनी इच्छा से बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, अपनी रुचि, अपने विश्वास, अपने एम के आधार पर इसमें शामिल होते हैं। और ये जो होते हैं ये बल या कानूनी बाध्यता पर आधारित नहीं होते। दीज आर based on belief or purpose, they are not based on the force or legal obligations. सेकेंड पॉइंट, नॉन स्टेट एंड नॉन मार्केट। इसमें क्या है? सिविल सोसाइटी इज सेपरेट फ्रॉम द स्टेट। ये क्या होते हैं? ये स्टेट से सेपरेट होते हैं। इट इज नॉट एम टू गेन पावर। इनका कोई एम नहीं होता कि ये पावर, ठीक है, सत्ता प्राप्त करे। सरकार की जो शक्ति है, शक्ति का सीधे प्रयोग करने का इनका कोई भी एम नहीं होता है। इनका जो मेन एम जो होता है वो ये नहीं होता है कि अर्निंग प्रॉफिट, इट्स अ प्राइमरी पर्पस टू प्रोवाइड सोशल कार्य। इनका कोई मेन एम ये नहीं होता है कि मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से ये कार्य करेंगे, बल्कि इनका जो प्राइमरी जो इनका पर्पस होता है ना वो ये होता है कि जो सोशल कल्चरल है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक नैतिक, ये इनको ये ना प्राथमिकता देते हैं। इनका प्राइमरी पर्पस यही होता है। ऑपरेट्स इन द पब्लिक स्फीयर। इसमें क्या है कि सिविल सोसाइटी पब्लिक डिबेट्स प्रोवाइड फॉर्म ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन प्रमोटिंग ऑब्जेक्टिव एम्स। इसमें क्या होता है कि जो आपका नागरिक समाज है ना वो सार्वजनिक बहस करते हैं, ठीक है। सार्वजनिक जो नीति है, नीति को प्रभावित करने और सामूहिक कार्यवाही को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसे मुद्दों पर ये भी मतलब चर्चा करता है जो समाज के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? ऑटोनॉमी क्या है कि इट मेंटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द स्टेट एंड द मार्केट। जो आपका स्टेट है ना एंड मार्केट है, इनके बीच में क्या है, स्वतंत्रता बनाए रखता है। हालांकि ये जो है ये राज्य और बाजार से धन प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसकी जो कार्य प्रणाली होती है उसका जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो काफी इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिटी। इसमें क्या है कि
सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसको एनजीओ बोलते हैं। जो आपका ये सिविल सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये काफी साइज में होते हैं, जैसे कि इसमें ना जो एनजीओ होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके साथ ही जो आपका ग्रुप्स होता है, ठीक है, नॉर्मल ग्रुप कह लो, सामुदायिक ग्रुप कह लो, या फिर किसी भी तरीके का धार्मिक संघ कह सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही इसमें कौन आ जाते हैं, प्रोफेशनल एनवायरमेंटल ग्रुप्स, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स क्लब्स एंड कल्चर ट्रूप्स, ठीक है। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ये इनकी क्या है, फीचर्स है किसकी, सिविल सोसाइटी के। ये क्या होते हैं, ये नियम आधारित होते हैं, ये रूल बेस्ड होते हैं। दीज मे बी इनफॉर्मल, वैसे तो ये क्या होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, हालांकि ये अनौपचारिक होता है, लेकिन जो आपका सिविल सोसाइटी है ना, ये संगठनों की अपनी एक अलग ही इसकी आंतरिक संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, वैल्यूज, आइडियाज, ठीक है, जिसमें इसके जो नियम होते हैं, इसकी कुछ आंतरिक संरचना होते हैं, वो कार्य प्रणाली को होती है, और जो किससे चलते हैं, उनके संचालन को नियंत्रित करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये है आपका सिविल सोसाइटी, वैसे तो ये इनफॉर्मल है, लेकिन जो अधिकांश नागरिक समाज है, संगठन की अपनी एक आंतरिक संरचना होती है, नियम होते हैं, कार्य प्रणाली होती है, जो उनके संचालन को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। Their own internal structure, these are rule and procedure that govern their operations. उसके बाद है कलेक्टिव एक्शन एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका ये जो है नागरिक समाज, जो सिविल सोसाइटी है, अक्सर जो व्यक्तियों को साथ लेकर एक साझा हित, मतलब कि एक इंटरेस्ट, जो ग्रुप इंटरेस्ट है उसकी बात करता है, ठीक है, या उसके उद्देश्य के लिए क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये व्यक्तिगत लाभ से मतलब परे जाकर ये सामाजिक भलाई के बारे में सोचता है, ये नहीं देखता है, इट गोज बियॉन्ड इंडिविजुअल गेन, ये इंडिविजुअल गेन नहीं करने की बात करता है, बल्कि क्या करता है, सोशल गुड और इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी जितने भी लोग हैं, विशेष समूह है, उसके बारे में ये सोचता है। अब हम बात करें कि इसके संबंध कैसे है, जो आपका ये नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, इसका स्टेट के साथ कैसा नेचर है। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, हेल्पफुल इन गवर्नेंस। इसमें कहने का मतलब है, और जो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ये पूरक है। अब ये ना हेल्प करता है किसमें, शासन करने में। जो आपका सिविल सोसाइटी है ये शासन करने में ये हेल्प करता है उन क्षेत्रों में जहाँ राज्य की पहुंच सीमित होती है, जैसे गांव वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पे विकास, सेवाएं, ठीक है, शिक्षा, ये सारी क्या वहाँ पे पहुंच नहीं होती है, तो वहाँ पे कौन काम करते हैं, एनजीओ तो काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। नीति निर्माण में participate in policy making. Civil society groups can provide expertise and on the ground information in the formulation or implementation of public policies. ये क्या करते हैं कि जो भी पॉलिसीज मेकिंग होता है ना, उसमें ये लोग जितने भी एक्सपर्टेंस होते हैं, चाहे जैसे कि जिस जमीनी जानकारी जो होते हैं ना, वो यही लोग प्रदान करते हैं, ठीक है। जिससे जो नीतियां होती है वो काफी ज्यादा प्रभावी होती है और लोगों के हित में होती है। फिर इसके बाद ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रति संतुलनकारी, ठीक है, जैसे काउंटर बैलेंसिंग जिसको बोलते हैं, और मॉनिटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, राज्य की शक्ति पे क्या होता है, अंकुश लगाया जाता है। जो आपका सिविल सोसाइटी है ना, इट्स इंपॉर्टेंट काउंटर बैलेंस टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, डेमोक्रेटिक स्टेट। जो सत्ता का दुरुपयोग होता है, ठीक है, जो सत्ता का दुरुपयोग होता है उसको रोकने में ये क्या करता है, उस पर ये काउंटर बैलेंस करके चलता है कि नहीं, मतलब आप ज्यादा अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो अब्यूजिंग होता है पावर का, उसका क्या करते हैं, ये रोक लगाते हैं, स्टॉप करते हैं उसको, ठीक है। इसके साथ है अधिकारों को क्या करता है, वकालत करता है, यानी राइट एडवोकेसी। जो मानव अधिकार संगठन है, ठीक है, और जो वकालत समूह हो गए, यानी कि एडवोकेसी ग्रुप हो गए, ये वर्क करता है किसके लिए, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ सिटीजन एंड देयर वॉइस अगेंस्ट देयर वायलेशन। जो भी वायलेशंस हो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, उनकी आवाज को उठाते हैं और उनके राइट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट एंड डिसेंट। हाँ, ये जो है, जैसे कि जो आपका सिविल सोसाइटी है ना, ये विरोध भी करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन भी करते हैं, जन आंदोलन भी करते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स वगैरह ये करते हैं, डिबेट वगैरह भी, पब्लिक डिबेट भी होता है यहाँ पे। जैसे कि कोई पॉलिसी इनको पसंद नहीं आई, असहमत है, तो असहमत व्यक्त करने के लिए ये लोग ये सारी चीजों का यूज करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिबेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद है एडवर्जन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोधात्मक। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि ये ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
को लेके इसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि जो राज्य है, जो स्टेट है और जो सिविल सोसाइटी है, इन दोनों के बीच हमेशा ना बैलेंस नहीं होता, ठीक है, इनबैलेंस हो जाता है, सामंजस्य नहीं होता, तो विभिन्न नागरिक समाज समूह के हित और राज्य के हित समूहों के हित से टकरा जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्टेट कंट्रोल। जो राज्य है, कुछ राज्य नागरिक समाज संगठनों को अपनी गतिविधियों द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश करता है, खासकर जब वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं, जब जो एनजीओ वगैरह है वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में जाते हैं, वो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। कौन? स्टेट। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्टेट समटाइम कोऑपरेट। यहाँ पे बोला गया है कि जो राज्यों द्वारा घुसपैठ की जाती है, कभी कभी क्या होता है कि स्वयं के उद्देश्य के लिए जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी है, वो संगठनों को सहवैकल्पिक यानी कोऑपरेट या फिर उन्हें अपने अधीन करने का भी प्रयास करता है। एक ग्रामसी है, ठीक है, इनका पूरा नाम ये जो है एटॉनिक ग्रामसी है। ये जो है इन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में बताया था, इन्होंने प्राइवेट हेजेमनी का यहाँ पे नाम दिया। ये क्या है? प्राइवेट हेजेमनी है, ठीक है। इन्होंने प्राइवेट हेजेमनी के रूप में देखा। उनके अनुसार क्या था कि जो आपका कैपिटल है, ठीक है, कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, पूंजीवादी राज्य, केवल जो दमनकारी है, ठीक है, जो दमनकारी कैपेबल ऑफ यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो दमनकारी उपकरण है, लाइक पुलिस, मिलिट्री, ठीक है, ये तो इनके माध्यम से वो शासन नहीं करता, बल्कि नागरिक समाज में जो मौजूदा संस्था है, जो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, लाइक चर्च, एजुकेशन सिस्टम, कल्चर, आइडियोलॉजी, डोमिनेंस, ठीक है, तो इनके माध्यम से क्या करते हैं वो लोग अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करते हैं। तो ये संस्थाएं लोगों को ना ये चेतना का आकार देती है कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो उसको वैध बनाती है। हालांकि जो ग्रामसी है उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि नागरिक समाज जो है वो प्रतिरोध, क्या वो प्रतिरोध, ठीक है, रेसिस्टेंस एंड काउंटर डोमिनेशन, उन्होंने ये बोला कि ये प्रतिरोध और प्रति प्रभुत्व के लिए स्थल भी हो सकता है, जहां अधीनस्थ जो वर्ग है प्रभुत्वशाली और विचारधारा को चुनौती दे सकते हैं। तो ये तो था ग्रामसी के अनुसार। उसके बाद क्या है, ये नागरिक समाज वालों का हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्क्राइब द ट्रेंड एंड एरियाज कंसर्न ह्यूमन डेवलपिंग कंट्री। ये बोल रहा है कि आप ना ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताओ कि मानव विकास से उसे क्या समझते हो, और जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, वहां पे इसके ट्रेंड्स क्या है, और जो मेजर एरियाज में जो कंसर्न है, ठीक है, चिंता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो उसके बारे में बताना। देखो, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ पैसा कमाना ही डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि देश की जो कमाई है, ठीक है, वो ही लोग समझते हैं कि देश की कमाई जो है, जीडीपी बढ़ रहा है तो क्या हो गया, डेवलपमेंट है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर होनी चाहिए। तब वो असली विकास तब होता है जब जो जिंदगी जीने का जो अवसर है वो सभी को मिले, सब हेल्दी रहे, सब एजुकेटेड हो, और सभी अपनी मर्जी से क्या, अपनी मर्जी से वो फैसले ले सके, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, वो ये जो सोच होती है, ये क्या कहलाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, कि हर कोई एजुकेशन ले एंड यू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू योर विल, तो वो क्या होगा, वो होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें कि क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, तो लोगों की जो क्षमताएं हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज है एंड चॉइस है, उसका क्या करना, विस्तार करना, ताकि वो एक लंबे स्वस्थ रचनात्मक जीवन जी सके। ये सिर्फ आर्थिक विकास से कहीं बढ़कर है, इस बात पर जोर देता है कि केंद्र लोग होने चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा या उद्योग। जो सेंटर है ना, वो पीपल को माना जाना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा और उद्योग को मानना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इंडस्ट्री, नॉट जस्ट मनी और इंडस्ट्री, बल्कि किसको सेंटर में माना जाना चाहिए, it emphasis of that center of developing is the people, should be not just money or industry। इसके तीन एस्पेक्ट है, ठीक है, मेन जो एस्पेक्ट है वो तीन है, जिसमें बोला गया था कि लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ होना चाहिए, ठीक है, एक्सेस टू नॉलेज, सभी लोग क्या है, सभी लोगों के पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है। कितने लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको क्या इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, सिर्फ नाम मात्र की डिग्री है उनके पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेस टू नॉलेज हो, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, मतलब कितना कमा रहे हैं वो, ठीक है, उनकी कमाई कितनी है, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जैसे फूड, वाटर, ठीक है, वेदर दे आर सफिशिएंट रिसोर्सेज टू कंप्लीट हाउस होल्ड, जो भी उनके घर के खर्चे वगैरह प्राप्त उसके साधन है या नहीं है, वो सारी चीजें उनकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट में दिया गया है कि पहला लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, ताकि बीमारियों से बचे,
प्रॉपर तरीके से उनकी सुविधाएं मिले उन्हें, एक्सेस टू नॉलेज और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, कि एक अच्छा जीवन स्तर कैसा होना चाहिए। इसके बाद जो विकासशील देश है उसके कुछ मेजर ट्रेंड्स है। क्या है मेजर ट्रेंड्स? पहला क्या है? पॉजिटिव ट्रेंड्स। पॉजिटिव ट्रेंड्स क्या है? जीवन प्रत्याक्षा में वृद्धि, यानी कि जो लोग है ना वो ज्यादा लंबा जी रहे हैं, तो स्वास्थ्य सुविधा में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण इसका एक बड़ा कारण है, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षा जो एजुकेशन है उसका प्रसार होना चाहिए। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, खास कर जो प्राथमिक शिक्षा है वो तक पहुंची है, लोगों तक क्या है, प्राथमिक शिक्षा जो है जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंची है। डिक्रीज इन्फेंटी मोर्टी रेट, जो मृत्यु दर है, जो बच्चों का जो मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी रेट हैव रिड्यूस्ड टू हेल्थ सर्विस वैक्सीनेशन प्रोग्रेस। जो ये टीकाकरण हुआ है ना उसके बाद जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे शिशु, उनकी मृत्यु दर में क्या हो गई है? कमी आ गई है, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी में भी क्या है, कुछ हद तक कमी आई है। राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अब इसमें बोला गया है कि कई देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत हुई है, जिससे लोगों को अपनी सरकार चुनने और नीतियों में भाग लेने का क्या है, अपॉर्चुनिटी मिला है। एरियाज ऑफ कंसर्न, अब इसके कुछ कंसर्न के एरिया कौन कौन से? पहला है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी असमानता, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ये कुछ बेहतर दिख रहा है, लेकिन देशों के अंदर ना देशों के बीच असमानता जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये किसके बीच में होता है? जो इनइक्वालिटी किसके बीच में होता है? बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड बिटवीन टाउन एंड विलेज एंड हेल्थ अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। तो इनके बीच में क्या है, इनइक्वालिटी देखने को मिला है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि पीपल आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल तो जाते हैं, बट क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑफन पुअर, एजुकेशन वहां पे अभी भी पुअर ही है। इट मीन पीपल डू नॉट हैव एडुकेट स्किल डिस्पाइट हैविंग अ डिग्री। उनके पास क्या है कि डिग्री होने के बाद भी उनके पास क्या है, प्रॉपर स्किल नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिला है कि डिग्री होने के बावजूद भी लोगों के पास क्या है कि पर्याप्त कौशल नहीं है। स्वास्थ्य सुविधा की कमी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, ये क्या हम कंसर्न पढ़ रहे हैं, जो मेजर कंसर्न है। मैनी रूरल रिमोट एरिया स्टिल लैक एडुकेट हेल्थ फैसिलिटी, बहुत सारे एरिया में क्या है कि पर्याप्त हेल्थ सुविधा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो कहीं पे मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इन्वायरमेंट चैलेंजेस, एनवायरमेंट चैलेंजेस भी हमें फेस करने को दिख रहा है, जैसे कि पॉल्यूशन, लाइक वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्या है, ये भी एक हमारे लिए चुनौती सामने आ गई है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें बोला है बेरोजगारी, जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। देखो देश में ना विकासशील देशों में पर्याप्त अच्छी नौकरी नहीं है, तो जो यंगर लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो शिक्षित है, ठीक है, फिर भी वो बेरोजगार है, तो बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में जाके कम पैसों पे वो काम कर रहे और बिना किसी समाज सुरक्षा के वो काम कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके पास डिग्री है, उसके बाद भी उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा है। जेंडर इक्वेलिटी, वुमेन शुड नॉट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी एज अ मैन, मैन के कंपैरिजन में वुमेन को क्या है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। एजुकेशन दिया पार्टिसिपेंट वर्क एंड पॉलिटिक्स इज ऑफन लो, जो उनका वर्क है जैसे या फिर शिक्षा है, ठीक है, एजुकेशन की बात कर लो या फिर आप किसी भी वर्क की बात करो या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, लो है। उसके बाद है वीक गवर्नेंस एंड करप्शन, इसमें शासन जो है वो वीक है, कई देशों में कमजोर शासन व्यवस्था है, करप्शन है और जवाबदेही की कमी है, मतलब अगर जनता उनसे जवाब भी पूछती है तो वो जवाब नहीं देते। कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी, यहाँ जो है ये आंतरिक संघर्ष लाइक वॉर जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिविल वॉर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दिस एजुकेशन डिस्टर्ब हेल्थ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधियां है, ये इसको बाधित करती है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। थर्ड क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC एंड क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो डेवलपिंग कंट्री है उसके बारे में भी इसमें पढ़ना है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है लाइक MNC जो होती है, ठीक है, MNC जो वो राष्ट्रीय कंपनी है, ये ना एक से अधिक देशों में संचालित होती है, जिनका उत्पादन जो होता है, ठीक है, विपणन और सेवा नेटवर्क वैश्विक स्तर पर फैला होता है। इसकी जो मार्केटिंग है क्या है, ये ग्लोबल लेवल पे फैला हुआ है
और काफी सारी टेक्नोलॉजी भी ये लेकर आता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जो विकासशील देश है यहाँ पे क्या है, ये आते हैं, ठीक है, जो एमएनसीज होते हैं वो यहाँ पे निवेश करते हैं टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रोजगार है, उसके भी ये अवसर लाते हैं। लेकिन इसके साथ इसकी कई चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हाँ, कहीं पे इसके नेगेटिव भी है तो कहीं पे इसकी पॉजिटिव भी है। तो पहले पॉजिटिव को हम पढ़ते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या है कि जो ये है सकारात्मक प्रभाव में पहला हम पढ़ते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ये एमएनसी है ना, ये अपने यहाँ जो विकासशील देश है वो यहाँ पे क्या करते हैं, पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होती है, विकासशील देशों के पास ना पूंजी की ना कमी होती है, तो ये क्या करते हैं, जो एमएनसी है वो क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और काम स्टार्ट करवाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे जो रोजगार है उसका क्या करते हैं, सृजन करते हैं, रोजगार देते हैं, जिससे बेरोजगारी जो होती है वो कम होती है और जो स्थानीय लोग हैं उसकी आय में इंक्रीजमेंट आती है, ठीक है। उसके बाद है इंक्रीज एंड स्किल ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी एंड स्किल ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी एंड स्किल ट्रांसफर में क्या है कि जो एमएनसी अपने साथ नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आती है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट वगैरह है उसको प्रॉपर अच्छे से कैसे चलाया जाए, ठीक है, उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह लेकर आते हैं, बेटर मैनेजमेंट स्किल प्रोडक्शन मेथड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ये सारा कुछ खुद रणनीति वगैरह जो स्ट्रेटेजी है वो खुद बनाते हैं। इससे स्थानीय जो उद्योग है उनको सीखने को एंड उनकी जो स्किल्स जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने का भी उनको अवसर मिलता है। इसके बाद है बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। बूस्टिंग एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ पे कि निर्यात। निर्यात का मतलब ये है कि जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग करके उत्पादों का निर्माण हम करते हैं, तो उनको ना वैश्विक बाजार पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कहीं और करते हैं, जिससे जो देश है, देश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उससे क्या होगा, जो भी विदेशी मुद्रा है, जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, वो हमारे पास आएंगे, तो इस तरीके से एक्सपोर्टिंग भी इंक्रीज हुआ है। कंपटीशन एंड क्वालिटी, अब इससे क्या हुआ है कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। किसमें, लोकल कंपनीज जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इसके साथ में जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है एंड जो प्राइसेस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं और क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है कि हम भी अच्छा बनाएंगे, उससे बेटर बनाएंगे, ताकि हमारी जो कमाई होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, इस तरीके से। इंक्रीज रेवेन्यू, टैक्सेस को क्या किया गया, एमएनसीज टैक्सेस पेड बाय कॉर्पोरेट टैक्सेस, सेल टैक्सेस कैन बिकम इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री। इसमें क्या है कि जो एमएनसी है उनके द्वारा ना टैक्सेस जो है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, सेल टैक्स हो गया, तो विकासशील देशों की जो सरकार है उसका एक क्या है, ये इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है, जिससे वो टैक्स लेते हैं। फिर उसके बाद जो टैक्स के जो पैसे होते हैं वो उनका जो पब्लिक सर्विस होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। वहीं पे इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म है इसका, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब ये है कि ये ना आर्थिक शोषण हुआ है, यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ी है। डिपेंडेंसी का यहाँ पे ये है कि हम ना दूसरे देशों पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है, निर्भर बढ़ रहे हैं। जो एमएनसी है, एमएनसी पर हम क्या करें, टेक्नोलॉजी के रूप से या फिर पैसे की या फिर बाजार की पहुंच के लिए क्या हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, जिससे हमारी जो आर्थिक स्वायत्ता है वो क्या हो रही है, कमजोर होती जा रही है। इसके अलावा बोला गया है कि यहाँ पे ना आउटफ्लो ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, कि जो भी एमएनसी है, एमएनसी द्वारा जो भी अधिकांश लाभ है अक्सर उनके ही मूल देश में वापस भेज दिए जाते हैं, उनके देश में। तो जिससे विकासशील देश है, ये क्या है, इनका जो एक्यूमुलेशन है ये क्या है, लिमिटेड हो गया है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का यहाँ पे क्या हुआ है, शोषण हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। ये लोग क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है ना उसके जो नेचुरल सोर्सेस है उसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं वो सस्ते दामों में, जिससे क्या हुआ है कि प्रकृति का क्या हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, रोजगार की प्रकृति और श्रम शोषण। अस्थिर रोजगार, यहाँ पे बोला गया है कि अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एमएनसी है, एमएनसी ना कुछ नौकरियां जो है अक्सर कम वेतन वाली होती है और स्टेबल नहीं होती है, जिससे जो कर्मचारी है उनका दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता। उसके बाद वायोलेशन ऑफ लेबर स्टैंडर्ड, इसमें बोला गया कि जो कुछ एमएनसी है विकासशील देशों में जो कमजोर श्रम है उनके कानूनों का फायदा उठाते हैं, जिससे उनको कम वेतन, खराब काम करने की स्थिति और यूनियन के दमन जैसी समस्याओं का क्या करना पड़ता है, उनको सामना करना पड़ता है। ऑटोमेशन एंड जॉब लॉस, ये भी है कि जो एमएनसी की जो तकनीकें वो ऐसी ऐसी तकनीकें लाते हैं जिससे क्या है कभी भी उनको उनके काम से हटाया जा सकता है, उनकी नौकरी का नुकसान हो सकता है, ठीक है। स्थानीय उद्योग पे प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑफ लोकल इंडस्ट्री, इसमें बोला इनएबिलिटी टू कम्पीट, की जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा में अक्षमता, विशाल पूंजी, उन्नत तकनीकी और मजबूत विपणन क्षमताओं वाले एमएनसी अक्सर स्थानीय छोटे कुशल
उद्योग के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। जो कम कुशल लोग हैं ना, ठीक है, कम पढ़े लिखे, उनके लिए क्या करते हैं, कंपटीशन पैदा कर देते हैं। उसके बाद है क्रोडोर, यानी ये जो है अर्थव्यवस्था, क्रोडोर जो अर्थव्यवस्था है, कभी भी एमएनसी जो है केवल अपने लिए क्रोडोर अर्थव्यवस्था बनाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में बहुत ही कम जुड़ाव होता है, जिससे क्या है, उनको व्यापक लाभ नहीं मिलता। उसके बाद है इसमें पॉलिटिक इंटरफेरेंस एंड इरोजन ऑफ सॉवरेनिटी। इसमें क्या बोला गया, लॉबिंग एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। जो एमएनसीज है, एमएनसी दे कैन यूज देयर ग्रेट इकोनॉमिक पावर टू प्रेशर डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द पॉलिसी। ये क्या करते हैं, एमएनसी क्या करते हैं, अपनी आर्थिक शक्तियों का उपयोग करके, जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, तो उसकी सरकारों को अपनी नीतियों के अनुकूल बनाने के लिए उस पर क्या करते हैं, ये लोग ये पैसे डालते हैं। और जैसे कि करों में, ठीक है, टैक्सेस में, टैक्स, ठीक है। इसके अलावा जो भी पर्यावरण के नियम है उसमें करप्शन भी देखने को हमें मिलता है कि जो एमएनसी से में ब्राइब लोकल ऑफिशियल पर्सन टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट। ये क्या करते हैं कि अपने हितों को बढ़ाने के लिए स्थानीय अधिकारी या राजनेता उसको क्या करते हैं, रिश्वत दे देते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, सुशासन जो है कमजोर होता है। रेस्ट टू बॉटम कंट्री एमएनसी टैक्स रेट टू अट्रैक्ट, ये क्या करते हैं कि टैक्स रेट को अट्रैक्ट करते हैं, कैन कम्पीट इन द रिड्यूसिंग लोअर लेवल लोअर एनवायरमेंट रेगुलेशन। ये क्या करते हैं कि जो एमएनसी है ना, वो एमएनसी को देश जो एमएनसी को ना आकर्षित करने के लिए क्या करते हैं, दरों को, श्रमिक कानूनों, पर्यावरण नियम को कम करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे जो भी सोशल एंड एनवायरमेंट स्टैंडर्ड है वो क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट कल्चर एनवायरमेंट इफेक्ट। इसमें क्या पड़ता है कि इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो आपका कल्चर हेजुमनी की है ना, हेजुमनी मींस प्रमोट वेस्टर्न, वो जो है वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे जो स्थानीय संस्कृति, जो लोकल आपकी कल्चर है, ट्रेडिशंस है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसमें क्या है कि पॉल्यूशन, ठीक है, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन रिसोर्सेज। जो एमएनसी कंपनी करती है, एमएनसी की जो एक्टिविटी है ना, एमएनसी कंपनी की जो एक्टिविटी है उसके कारण क्या है, ये सारी चीजें बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, खासतौर पे जो पर्यावरण है वो वीक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। कंक्लूजन आप अपने अकॉर्डिंग लिखना। एंड फोर क्या एनालाइज द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट सेल्फ डिटरमिनेशन। जो आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, राष्ट्रवाद के संदर्भ में। जो नेशनलिज्म है, ठीक है, राष्ट्रवाद, और जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध के दो केंद्रीय स्तंभ है, अक्सर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं, जहां राष्ट्रवाद एक साझा पहचान बनाते हुए जो सामूहिक एकजुटता है, यह भावना को बढ़ाते हैं। अगर हम आत्मनिर्णय की ये बात करें तो ये ना किसी समूह के पास एक राजनीतिक स्थिति को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने का अधिकार है। ये दोनों ही अवधारणा विशेष रूप से जो कॉलोनियलिज्म था, ठीक है, उसमें जो आपका उपनिवेशवाद था ना, उसके विरोधी आंदोलन और 20वीं सदी के दौरान नए राष्ट्र राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन दोनों ने कई विवादों और संघर्षों को भी जन्म दिया। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन, तो जो ये सेल्फ डिटरमिनेशन है, ये क्या है, आत्मनिर्णय का अधिकार, मूलतः ये अधिकार जो ये सिद्धांत है, ये लोगों के समूह और बाहरी हस्तक्षेप के बिना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है, ठीक है। कि ये जो राइट्स है, सेल्फ डिटरमिनेशन essentially to principal group of people, जिसमें nation without outside interference economic is right to freely choose the social and cultural system। जो आपका राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसको स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार है। और ये विशेष रूप से कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद अमेरिकी जो प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन, उन्होंने अपने 14 पॉइंट प्रोग्राम में जो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो चार्टर था ना उसमें, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार थे, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, उसमें मान्यता दी थी। तो इसके दो मुख्य आयाम थे, एक तो एक्सटर्नल सेल्फ डिटरमिनेशन, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल क्या होता है कि ये ना किसी बाहरी, क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द आउटसाइड पावर। जो आपका आउटसाइड पावर होता है ना, बाहरी शक्ति, ठीक है, तो उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने और एक अलग संप्रभु राज्य स्थापित करने का अधिकार होता है। फिर उसके बाद जो आंतरिक है, ये क्या है, ये मौजूदा राज्य के भीतर लोगों के समूह का जो अपनी सरकार और शासन में भाग लेने का जो अधिकार होता है। क्या, इट इज द राइट टू ग्रुप ऑफ पीपल विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस इन विच कल्चर दिस इंक्लूड राइट टू प्रिजर्व लिंग्विस्टिक एंड अदर आइडेंटिटी। ये क्या करते हैं, ये ना अपनी संस्कृति, अपनी भाषाओं, ठीक है, अन्य पहचान को बनाए रखने के लिए जो अधिकार होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यह आवश्यक रूप से अलगाव का अधिकार नहीं है।
हम डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करें नेशनलिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, तो पहला आपका नेशनलिज्म इन द वर्टिंग फोर्स, ठीक है, जिसमें पहला आपका आ जाता है एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म, जो उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद है। आत्मनिर्णय के अधिकार ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों को एक शक्तिशाली वैचारिक आधार प्रदान किया। उपनिवेशित लोगों ने अपने राष्ट्र के रूप में विशिष्ट पहचान का दावा किया और विदेशी शासन से मुक्ति की मांग की, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने अपने लोगों का आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष किया। राज्य को प्रेरित करना, इसमें क्या है कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टेट को मोटिवेट करते हैं, इसलिए ताकि राज्य का जो निर्माण है, सेल्फ बिल्डिंग है, वो अच्छे से हो सके। खासतौर पर जो एशिया अफ्रीका में हम देखें, जहाँ उपनिवेशवादी जो शासन था वो समाप्त हुआ, इससे लोगों की एक संप्रभु इकाई के रूप में अपनी नियति को स्वयं निर्धारित करने का सपना दिखाया गया। फिर है नेशनलिज्म यूनिफाइंग फोर्स, जो आत्मनिर्णय है, इसने आवाहन ने अक्सर एक साझा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया, जो कि अलग अलग जातीय, भाषाएं, धार्मिक समूह के बड़े राजनीतिक लक्ष्य जो स्वतंत्रता के लिए एकजुट करती थी हम की भावना को बढ़ाता, और वे जो भी उपनिवेशी या फिर दमनकारी शासक है उनके खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, नेशनलिज्म इज ए डिविस फोर्स, जो राष्ट्रवाद है वो एक विभाजनकारी शक्ति के रूप में कहा, जहाँ एक ओर आत्मनिर्भर राष्ट्रवाद की मुक्ति का साधन बनाया, वहीं दूसरी ओर इसमें कई समस्याओं को भी जन्म दिया। जैसे एक बार जब एक बड़ा राष्ट्र स्वतंत्र हो जाता है ना, तो उसके भीतर के जो अल्पसंख्यक समूह है, अक्सर वो भी अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार का दावा करने लगते हैं। अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद, इसका जो परिणाम है वो अल्पसंख्यक राष्ट्रवाद के में उदय होता है, जहाँ जातीय, भाषा या अल्पसंख्यक अलग अलग राज्य की क्या करते हैं, मांग करते हैं, जैसे कि कुर्दा, बास्क, कैटलन। ठीक है, अंतर्राज्यीय संघर्ष, इसमें आप निर्णय के अधिकार की स्पष्ट परिभाषा, जैसे कौन लोग हैं, ठीक है, who people are and nation, what are the limits, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, जो कि आंतरिक संघर्षों, कभी कभी ये क्या करते हैं, सिविल वॉर को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि विभिन्न समूहों अपने क्षेत्रों पर निर्णय का ये नियंत्रण का दावा करते हैं। नेशनल लेवल स्टेट इंटरेस्ट, इसमें क्या है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जनरली सपोर्ट करते हैं किसको, एक्सटर्नल सेल्फ डिटर्मिनेशन को। ठीक है, जो बट ये क्या है, बट दिस इंटरनल सेल्फ जजमेंट, ये क्या कहते हैं, उसको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन क्या है, जो आंतरिक आत्मनिर्णय है ना, उसका ये विरोध करते हैं, क्योंकि ये मौजूदा राज्य की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को क्या करता है, कमजोर करता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन राइट एंड नेशनलिज्म, कभी ना इन दोनों के बीच में जो ह्यूमन राइट्स है और जो राष्ट्रवाद, इनका टकराव होता रहता है, और ये अल्पसंख्यक के मानव अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है, जिससे एक जटिल नैतिकता दुविधा पैदा होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और इन दोनों सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और अक्सर ये कहते हुए आत्मनिर्णय का अधिकार मौजूदा राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के अधीन होना चाहिए, जब तक राज्य अपने नागरिक अधिकारों का सम्मान न करे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का जो नौकरशाही है, ठीक है, मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है, ये कैसा है, ठीक है, और इसके साथ जो ये विकासशील समाज है, उसमें नौकरशाही की भूमिका कैसे निभाता है, मतलब उसकी विश्लेषण करना है। तो मैक्स वेबर जो कि फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में ही बताया है, उसके मॉडल्स के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी का एक आइडियल टाइप प्रस्तुत किया है, जो कि ये दिखाता है कि जो एक कुशल जो नौकरशाही है वो कैसी होनी चाहिए। हालांकि जो ये सिद्धांतिक मॉडल है, वास्तविक दुनिया में नौकरशाही हमेशा इसके आदर्श के अनुरूप होती है। तो विकासशील समाज में नौकरशाही की भूमिका जटिल और विरोधाभासी रही है, जहाँ इसके विकास में योगदान भी है और बाधा भी उत्पन्न है। तो जो इसका हम प्रारूप देखें, टाइप देखें ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, तो पहला हायरार्की, इसने बोला कि हायरार्की होनी चाहिए, ऑथोरिटी, हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी होनी चाहिए, यानी कि जो नौकरशाही है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है पिरामिड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पिरामिड जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वेयर एवरी पर्सन होल्डिंग अ पावर, मतलब जहाँ पे जो व्यक्ति है, प्रत्येक निचले व्यक्ति पे होल्डिंग अ लोअर पोजीशन वर्क अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द ऑफिसर इमीडिएटली अबव, मतलब कहने का है कि प्रत्येक निचले पद पर बैठा व्यक्ति अपने ठीक ऊपर वाले अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करता है, यानी कि आदेश ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। यानी गवर्नेंस का जो रूल है वो क्या होगा कि रूल एंड
कि जो टॉप है, टॉप से बॉटम में ऑर्डर जाना चाहिए, कि ऊपर से नीचे की ओर बॉटम में जाएगा, तो जवाबदेही नीचे से ऊपर की ओर होती है इसमें। तो यहाँ बोला गया है कि पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्रत्येक नीचे व्यक्ति है ना बैठा होगा, उसके ठीक ऊपर वाले अधिकारी का नियंत्रण हो, और ठीक है उसके सुपरविजन में वो वर्क करे, और जो ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम हो, ऊपर से नीचे की ओर जाता हो ऑर्डर, और जो इसका जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, वो कैसा होना चाहिए, बॉटम टू टॉप, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। फिर दूसरा इन्होंने बताया रूल बाउंड एंड फॉर्मल प्रोसीडर, कर्नल्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीडर, यानी रूल बाउंड एंड फॉर्मल प्रोसीडर। ये क्या होता है कि जो नौकरशाही का जो व्यक्तिगत विवेक है, संचालन है ना, जो नौकरशाही का जो संचालन है, फंक्शनिंग है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का, ये किस पे बेस्ड होना चाहिए, ये बेस्ड होना चाहिए रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीडर पे। जो भी रिटर्न रूल्स है, जो प्रोसीडर है, प्रक्रिया है, ठीक है, उनके समूह द्वारा होता है, बजाय किसकी, क्लियर प्रिंसिपल रेदर देन इंडिविजुअल डिस्ट्रक्शन इमोशंस। जो व्यक्तिगत विवेक या भावनाएं है ना, उनकी वजह किसको होना चाहिए, रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीडर्स पे होना चाहिए। दीज रूल्स अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, ये जो रूल्स है ये सबके लिए इक्वली अप्लाई होना चाहिए, एंड दैट टास्क आर परफॉर्म द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेडिक्टेबल मैनर। ये क्या है कि ये जो है, ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि जो कार्य है ये सुसंगत हो और अनुमानित तरीके से हो। फिर इम्पर्सनैलिटी, जो अव्यक्तिता है, इसमें बोला गया कि जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, इन ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स have personal feelings without any bias or linking according to the rules should work। इसमें बोला गया कि जो नौकरशाही में जो अधिकारी है, ऑफिसर्स है, ये ना व्यक्तिगत भावनाओं की पक्षपात या पसंद नापसंद के बिना नियम के अनुसार काम करना चाहिए। फिर उसके बाद डिसीजंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रेदर देन पर्सनल रिलेशनशिप्स। जो डिसीजंस है, ठीक है, जो निर्णय है, ये व्यक्तिगत संबंधों के बजाय किस पे, वस्तुनिष्ठ मानदंडों पे आधारित होना चाहिए। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का क्या किया जाना चाहिए, डिवीजन किया जाना चाहिए। संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुल कार्य को अलग अलग, ठीक है, विशिष्ट कार्यों में विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक कर्मचारी को एक विशेष कार्य या समूह द्वारा काम सौंपा जाता है, और ये विशेषज्ञता और दक्षता को बढ़ावा देता है, किसको प्रमोट करता है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी को। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, जो ये है कर्मचारी का चयन, यहाँ पे जो सिलेक्शन है एम्प्लॉय का किसके बेस पे होना चाहिए, एबिलिटी एंड स्किल, किस पे, एबिलिटी एंड स्किल, एक्सपीरियंस, ठीक है, योग्यता और कौशल अनुभव के आधार पर होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत संबंध या राजनीतिक संरक्षण के आधार पर। पदोन्नति में भी वरिष्ठ प्रदर्शन पे आधारित होती है, यानी कि जो प्रमोशन भी होना है तो सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस बेस पे होना है प्रमोशन, ठीक है। रिटर्न रिकॉर्ड, बोला गया कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन रूल्स एंड प्रोसीजर रिटर्न फॉर्म, ये सब रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, और जिससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी, दिस ट्रांसपेरेंसी सो अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो कंसिस्टेंसी है, इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा। उसके बाद फुल टाइम एंड सैलरी ऑफिसर, इसमें बोला गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स आर फुल टाइम एम्प्लॉयज हु रिसीव अ फिक्स सैलरी। नौकरशाही जो है, नौकरशाह पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं, जिनको क्या एक फिक्स सैलरी मिलना चाहिए, उनका करियर संगठन के भीतर होता है। दे आर नॉट ऑनर ऑफ द पोजिशन दैट ड्यूटी असाइंड है, ये पद के स्वामी नहीं होते, बल्कि उन्हें सौंपा गया कर्तव्य होता है। Weber believed that features bureaucracy more efficient than other administrative system make it logical person। जो वेबर थे वो ये मानता था कि ये जो विशेषता है, जो फीचर्स है नौकरशाही का, किसी भी एक प्रशासनिक प्रणाली की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसकी कुछ नौकरशाही की जो भूमिका है विकास की दिशा में, उसके एनालिसिस क्या है कि पॉजिटिव, इसके हम पढ़े कि इसकी पॉजिटिव रोल्स क्या थे, नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग। इसमें बोला गया कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, नौकरशाही ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्राकृतिक नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग। इसमें बोला गया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो नवगठित राष्ट्रों में नौकरशाही ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकीकृत प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने और विभिन्न जातीय भाषाई समूह को राष्ट्रीय पहचान के तहत लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक संस्थागत नींव प्रदान की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इसमें क्या है कि मैनी डेवलपिंग कंट्री अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी, बहुत सारे कंट्री ने क्या किया, मिक्स इकोनॉमी को अपनाया, ठीक है, और सेंट्रल प्लानिंग जो केंद्रीय योजना है उसको भी अपनाया, जहां नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी ने आर्थिक नीतियों को तैयार करने और जो भी सार्वजनिक क्षेत्र को जो संचालन और विकास परियोजना को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। इससे क्या हुआ कि जो बेसिक
ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर थे लाइक रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन एंड सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। इन सब में क्या हुआ है, काफी सहायता मिली है। स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, स्थिरता और निरंतर, इसमें क्या अस्थिर और राजनीतिक वातावरण, जैसे कि बार बार सरकार बदलना, टट्टापलट के बावजूद भी जो ब्यूरोक्रेसी अक्सर क्या प्रशासन में निरंतर और स्थिरता प्रदान करती है। और ये नीतियों को, ठीक है, ये पॉलिसी को क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिलीवर टू बेसिक सर्विस इवन इफ पॉलिटिकल लीडरशिप चेंजेस, अगर राजनीतिक नेतृत्व बदल भी जाए तो क्या कहते हैं, उस सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करती है। ज्ञान और विशेषज्ञता, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, नौकरशाही के पास ना अक्सर एक्सपर्टीज लोग होते हैं, ठीक है, उनको ज्ञान ज्यादा होता है, जिससे क्या संस्थागत स्मृति होती है जो सरकार को प्रॉपर एक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें, इसके चैलेंजेस की, तो क्या है, बैरियन आदर्श से विचलन, डेविएशन फ्रॉम द बैरियन आइडिया, ये क्या करता है कि संरक्षणवाद और भाई भतीजावाद, यानी योग्यता के बजाय किसको, व्यक्तिगत संबंध को, जाति, राजनीतिक वफादारी के आधार पर भर्ती और प्रमोशन, इस सबको प्रभावित करता है। करप्शन, ठीक है, कि यहाँ पे ना जो इम्पर्सनलिज्म है, ठीक है, इम्पर्सनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। नौकरशाही जो है अक्सर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और निजी लाभ के साथ ही संसाधनों का दुरुपयोग से ग्रस्त होती है। फिर ओवर सेंट्रलिज्म एंड रेड, इसमें क्या है कि जो डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन लेने की जो शक्ति है वो अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रक्रियाओं की जटिलता से जो है कि ललित शाही बढ़ती है, जिससे नागरिक व्यवसाय दोनों परेशान होते हैं। गैर जिम्मेदार अकुशलता, कि जो नियम है, जो रूल है, उसका जो प्रक्रिया है पालन न करने, उनका गलत उपयोग करने से अक्सर अक्षमता में देरी होती है। सत्तावादी झुकाव, ऑथोरिटेरियन जो है inclinations क्या है, particularly in countries with military rule and party rule, bureaucracy often become too politically passive violations right of, इसमें क्या बोला गया है कि विशेष रूप से सैन्य शासन, एक दलीय शासन वाले देश में नौकरशाही अक्सर राजनीतिक दमन का उपकरण बन जाती है, जो नागरिक के अधिकारों का क्या उल्लंघन करती है, तो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, अक्सर सत्तावादी शासन को मजबूत करती है। एलिटिस्ट रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है कि in many developing countries, bureaucracy still represent the elite of society and feels disconnect from the common people। मतलब ये है कि जो कई जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी समाज की जो एलीट है, ठीक है, उसको प्रतिनिधित्व करती है और आम लोग से कटी हुई महसूस होती है, जिससे नीतियाँ जो है वो हासिल पे चली जाती है ड्यू टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आर नेग्लेक्टेड इन द पॉलिसीज। फेलियर इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के बावजूद भी अक्सर कमजोर व भ्रष्ट नौकरशाही के कारण विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाता। तो इस तरीके से जो ये आपका मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी आदर्श है, हमने इसको देख लिया, हमने पढ़ लिया। हालांकि जो विकासशील समाज है ब्यूरोक्रेसी की भूमिका आदर्श से काफी अलग है। एक और इसने राष्ट्र निर्माण, स्थिरता, विकास को प्रयासों को महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं पे इसने संरक्षणवाद, करप्शन, अक्षमता, जवाबदेही की कमी जैसी चुनौतियों का भी यहाँ पे हमें गंभीर सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए।